प्रत्याशी तो सब दलित ही लड़ रहे हैं, ज़्यादातर चमार ही लड़ रहे हैं। सदल प्रसाद भी चमार हैं, श्रवण कुमार निराला भी चमार हैं। तो ऐसा कैसे दावा किया जा सकता है कि सारे चमारों का वोट आपको ही मिला में कि बहन जी जो है वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है? जो कहने वाले हैं उनको साबित करना चाहिए। कहने से तो कुछ नहीं होता। भगवान राम पर दुनिया भर के कलंक लगाया गया। प्रभु राम पर और मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर जो तमाम प्रसाद के आरोप लगाए गए थे, आप मानते हैं कि ये जो राम की राजनीति हो रही है उसमें बसपा भी कहीं ना कहीं, अब बसपा प्रत्याशी हैं आप, तो आप भी उस प्रकार की जो बीजेपी जिस पर खेल रही है आप भी कुछ ही बीच। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं आज गोरखपुर में हूं और गोरखपुर जिले की एक लोकसभा सीट है जिसका नाम है बांसगांव। बांसगांव लोकसभा सीट दलित समाज के लिए सुरक्षित सीट है और बहुजन समाज पार्टी ने वहां से जो प्रत्याशी उतारे हैं वो मेरे साथ बैठे हैं। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लंबे समय तक सरकारी सेवाओं में रहे, आप IRS रहे हैं और 2008 में उन्होंने वॉलंटियर रिटायरमेंट ली थी। अब बहन कुमारी मायावती जी का स्नेह, उनका आशीर्वाद उनको मिला है और बांसगांव से उनको प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि बांसगांव को लेकर के बहुत सारा विवाद है। वहाँ श्रवण कुमार निराला भी जो पहले प्रत्याशी घोषित किए गए थे वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वहाँ पर ताल ठोक रहे हैं। बाबूजी, आपको बहन जी ने प्रत्याशी बनाया, क्या तैयारियां हैं बांसगांव में आपकी? हमारी भरपूर तैयारी है और आज घोषित हुआ हो, लेकिन पिछले 2 साल से लगातार मैं बांसगांव में चल रहा हूँ। हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला में जानता हूँ, चौराहा जानता हूँ और वहाँ की जनता मुझे भली भांति जानती है, तो इसलिए मेरी पूरी तैयारी है। आप क्या नाम है, सरकारी सेवा में थे, 2008 में रिटायरमेंट हुए, आप IRS रहे हैं, नौकरी से सीधा राजनीति में? मैं नौकरी में था तब भी राजनीति में था। मैं ऑल इंडिया इनकम टैक्स SC/ST फेडरेशन का 2 साल तक नेशनल प्रेसिडेंट रहा हूँ और राजनीति से मेरा बहुत पुराना लगाव है और राजनीति का नया नहीं हूँ। 2012 में चुनाव भी लड़ चुका हूँ BSP के टिकट पर, मामूली वोटों के अंतर से रह गया, तो इसलिए मेरा राजनीतिक व्यक्तिगत रुझान है और अपने पैशन के लिए मैं काम करता हूँ। आप कह रहे हैं पैशन के लिए काम कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अचानक आपको ला करके थोप दिया। टिकट तो श्रवण कुमार निराला का हो रहा था वहाँ पे। श्रवण कुमार निराला तो अभी तक, अब उनके बारे में दूसरे मुझे बात नहीं करनी थी। उनका कैसे टिकट हुआ था, क्या हुआ था, अभी 2 साल पहले क्या क्या थे और क्या क्या करते रहे, कैसे फिर आ गए थे, कैसे गए, ये सब बातें मुझे उनकी दूसरी बातें मुझे अपनी बातें बात कीजिए। पिछली बार गठबंधन के हिस्से में सीट थी, सपा बसपा का गठबंधन था, लगभग 3.5 लाख वोट वहाँ पे बांसगांव में गठबंधन के प्रत्याशी को मिले थे। सदल प्रसाद जी गठबंधन के प्रत्याशी थे, इस बार वो फिर गठबंधन के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के टिकट पे, तो कुछ चैलेंज है उनसे आपको? सच बताऊं तो उनसे मुझे कोई चैलेंज नहीं है। वो जब महागठबंधन था, सपा बसपा का महागठबंधन था, तो 1.5 लाख वोट से हार गए। 2014 में भी ये बसपा के प्रत्याशी रहे और उस समय सपा का कैंडिडेट लड़ा था, कांग्रेस का कैंडिडेट लड़ा था। उस तीनों वोटों को जोड़ दिया जाए और 2019 में जब सपा बसपा का गठबंधन था और कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया था, तीनों का ऑफिशियली न सही लेकिन अनऑफिशियल गठबंधन हो गया था। इसके बावजूद भी करीब 30 पिछले वोटों से 30,000 वोट कम पाए, तो उनका दिन प्रतिदिन ग्राफ गिरता जा रहा था। वो जिस पार्टी से आज लड़ रहे हैं उसके आधे वोट तो हमारे साथ चल रहे हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़, उनको मैक्सिमम जो मिला है, 2004 से नया पार्लियामेंट का गठन हुआ है, 2004 से लेके और 2019 तक सपा का हमेशा तीसरा नंबर गठबंधन रहता था। मैक्सिमम वोट उनको 1,35,000 मिला हुआ है। 1,35,000 वाला वोट आज 5 लाख 5.5 लाख कैसे पा जाएगा, यही आप जोड़ रहे हैं। यही सवाल आपके ऊपर भी लागू होता है कि जब गठबंधन में बसपा के पास वो सीट थी तब 3.5 लाख वोट पड़ा था, तो अब आप अकेले लड़ करके 5 लाख कैसे पा जाएंगे? इसलिए पा जाएंगे कि वहाँ मैक्सिमम वोट जो है चमार कमेटी का है। चमार कमेटी जो है, वोटर तो यहाँ जरूर हैं लेकिन अपने रोजी रोटी के सिलसिले में कोई बॉम्बे रहता है, कोई कलकत्ता रहता है, कोई दिल्ली रहता है, कोई पटना रहता है, कोई लखनऊ रहता है, कोई कहीं रहता है, वो सारे वोटर अब की बार सब आ रहे हैं और 5 लाख वोट पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि 5 लाख जो शेड्यूल कास्ट में खासतौर से चमार कम्युनिटी का वोट है वो आपको पड़ेगा। प्रत्याशी तो सब दलित ही लड़ रहे हैं, ज़्यादातर चमार ही लड़ रहे हैं, सदल प्रसाद भी चमार हैं, श्रवण कुमार निराला भी चमार हैं, तो ऐसा कैसे दावा किया जा सकता है कि सारे चमारों का वोट आपको ही मिलेगा? हमारा चमार कमेटी का जो है वोट है
वो चमार के बदले वो बहन जी को देखता है, चुनाव चिन्ह हाथी को देखता है, और हम इन्हें कहते हमको पड़ेगा, वो चुनाव चिन्ह हाथी को पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं दबी जबान में कि बहन जी जो है वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। जो कहने वाले हैं उनको साबित करना चाहिए, कहने से तो कुछ नहीं होता। भगवान राम पर दुनिया भर के कलंक लगाए गए थे, तो कोई साबुत तो है ना बी टीम की। बी टीम होती तो इस तरह से लड़का के चुनाव क्यों लड़ती? हम इसके बारे में हमसे पूछने क्या सवाल है? आप कह रहे हैं भगवान राम पर, प्रभु राम पर और मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर जो तमाम प्रसाद के आरोप लगाए गए थे, आप मानते हैं कि ये जो राम की राजनीति हो रही है उसमें बसपा भी कहीं ना कहीं, अब बसपा प्रत्याशी हैं आप, तो आप भी उस प्रकार की जो बीजेपी जिस पर खेल रही है आप भी उसी पिच पर खेल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम राम को हम जज्जर मैं नहीं, कबीर ने भी राम को माना था, रैदास ने भी राम को माना था। ना दशरथ घर अवतर राया, ना लंका का राव सताया, कबीर ने कहा था, रैदास ने भी कहा था। तो राम एक वाला दशरथ वाला राम और दूसरा निर्गुण, बिन पंख चले सुने बिन कहना, कर बिन कर्म करे विदनाना, ये तो तुलसीदास ने भी कहा है। निरंकार निर्गुण राम भी तो होता है। तो उसी की पूजा तो पहले शुरुआत दौर में डॉक्टर अंबेडकर भी, उनका परिवार भी करता था। डॉक्टर अंबेडकर कबीरपंथी थे, बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञा विधि उनमें कहा मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। हाँ, तो हम भी कहते हैं, हम उस अवतारी राम को तो हम भी नहीं मानते हैं। हम भी तो तथा गौतम बुद्ध को अपनी पूजा करते हैं, पंचशील की पूजा करते हैं, रोज पंचशील करके आते हैं, तो राम को मानते हैं। कौन राम वाला, कौन वाला राम, वो अलग चीज। अयोध्या वाला राम नहीं, कबीर वाला राम, रैदास वाला राम, ये कह सकते हैं। यू कैन से दिस मच। मैं तो उस कबीर वाले राम पर पीएचडी कर रहा था। कबीर बुद्धिस्ट फिलोसफर करके हमारी सिनॉप्सिस थी। तो एक लास्ट सवाल आपसे ले लेते हैं। आपकी उम्र लगभग 75 ईयर के आसपास है, तो 75 ईयर में राजनीति, आपको नहीं लगता कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? आपके बजाय आपके भैया भतीजे, उनको राजनीति में आना चाहिए था। आप उनको गाइड करते हैं, आपके पास बहुत ज्ञान है, तो आप बेहतर एक मतलब देश के लिए एक अच्छा नेता दे सकते थे। ऐसा है, नेता थोपे नहीं जाते हैं, नेता स्वेच्छा से जाते हैं, अपने आत्मबल से आते हैं, वो राजनीति करेंगे। थोपने वाले करते नहीं, अपने मन, जिनकी अपनी इच्छा नहीं होती उसको करवाया नहीं जा सकता। तो हमें ना युवा और बूढ़े में हम कोई अंतर नहीं करते। उम्र, बूढ़ा होना तो एक उम्र है यार, काउंटिंग होती जाती, बढ़ती जाती उम्र किसी को रोक नहीं पाया। मनोबल ऊंचा होना चाहिए, आपके भाव ऊंचे होना चाहिए, आपके निशाना ऊंचा होना चाहिए। हमने कभी नहीं उम्र को अपने पर चढ़ना। 5 किलोमीटर दौड़ लेता हूँ, रोज दौड़ लेता हूँ। अच्छा, 75 साल की उम्र में 5 किलोमीटर रोज दौड़ता हूँ, रोज सवेरे दौड़ता हूँ, अब भी दौड़ता हूँ। ये बड़ी बात है कि 5 किलोमीटर दौड़ लेते हैं सर। अच्छा, लास्ट सवाल लेते हैं कि बांसगांव की जो जनता है, जो आवाम है लोकसभा का, उसके लिए क्या संदेश आप एज ए बसपा प्रत्याशी देना चाहते हो? देखिए, बांसगांव के पहला तो अभाव क्या है, उस अभाव को पूरा करना मेरा है। महावीर प्रसाद के बाद बांसगांव लोकसभा का मान सम्मान स्वाभिमान सब समाप्त हो गया था। लोकसभा के इतिहास में टीवी में बांसगांव कहीं दिखती नहीं थी। मेरा प्रथम प्राथमिकता होगी कि बांसगांव को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा देना, यहाँ की जनता का मान सम्मान बढ़ा देना, और देश के इतिहास में बांसगांव का नाम बढ़ाना, ये मेरी प्राथमिकता होगी। श्रवण कुमार निराला को कुछ चैलेंज मानते हैं या मतलब कहीं नहीं मानते हैं? हमें लगता है कि आपको नाम नहीं लेना चाहिए। नाम भी नहीं लेना चाहिए। वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि मैंने बहुत काम किया है और मैंने वहाँ पे लोगों को जमीन दिलवा रहा हूँ मैं। हम उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। किसके चैलेंज है? बीजेपी से लड़ाई है, सदल प्रसाद से लड़ाई है, बीएसपी की लड़ाई किससे है? बीएसपी की लड़ाई बीजेपी वर्सेस बीएसपी की ही लड़ाई, एकमात्र सामने सामने लड़ाई है, सिर्फ आमने सामने लड़ाई है, और कोई बीच में नहीं है। और मतलब कोई वोट नहीं काट रहा आपकी? हम वोट तो काट ही नहीं रहा, हमारा वोट तो कोई नहीं काट रहा, और लड़ाई में भी नहीं है। हम तो केवल दो ही का नाम लेते हैं, बीजेपी वर्सेस बीएसपी की लड़ाई बांसगांव में है। सीधी लड़ाई हमेशा से रही है। 2004 से हमेशा बीएसपी लड़ती रही है, दूसरे नंबर पर रही है, और बीजेपी से लड़ती रही है। मैंने पहला कारण तो ये बताया कि अपने मूल वोटर को सहेज नहीं पाए, मूल वोटर को ले नहीं, वोट निकास करा पाए। दूसरी चीज, उनको एडिशनल वोट नहीं मिला। उनको प्रत्याशी ऐसे थे जिनके पास वोट, एडिशनल वोट नहीं था। मैं ऐसा प्रत्याशी हूँ जिनके पास कोई दाग नहीं है, जिनके निर्विवाद छवि है। तो हमारे पास तो सभी काम। लोग बाहरी होने का आरोप तो आपके ऊपर भी लगा रहे हैं। मैं तो यहीं पैदा हुआ। लोग कह रहे हैं कि आज तक उनके घर का पता नहीं है किसी के पास।
जिसको ना पता हो, मेरे घर जिसने ये कहते पता नहीं, अरे मैं यही देवकली गोपालपुर चिल्लू पार का रहने वाला हूँ, यहीं पढ़ा लिखा हूँ, गोपालपुर देवकली गोला बड़हलगंज यहीं पढ़ा हूँ, 8 साल यहीं कमिश्नर रहा हूँ इसी गोरखपुर में। और सब लोग हमारे वहाँ आते जाते हैं, सभी कौम का हमारे पास वोट मिला, सबका काम किया हूँ। तो वो कहने वाले तो कुछ चंद लोग हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहता मैं। जिनका नाम नहीं लेना चाहते आप, बसपा प्रत्याशी हैं बांसगांव लोकसभा क्षेत्र सुरक्षित से। अचानक हम गोरखपुर के कमिश्नरी में थे जहां पर आज नामांकन हो रहा है, तो जनाब भी वहां पर अपना नामांकन करने के लिए आए थे, तो सोचा कि कुछ बातचीत की जाए। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में बताइए। जिस प्रकार से उन्होंने सारे सवालों का जवाब मुखर होकर के दिया और अपने बारे में बताया कि वो मुझे जो पता चला कि वो 3 टाइम PhD हैं, कमिश्नर रहे, IRS पद को छोड़ करके आए थे। 2009 में रिटायरमेंट हुई थी, लेकिन 2008 में उन्होंने VRS लिया था। 75 साल की उम्र में भी वो जज्बा 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के लड़के जितना रखते हैं। भारतीय राजनीति में फूले अम्बेडकर की राजनीति का ये जीते जागता एक उदाहरण इनको कहा जा सकता है कि जो वर्तमान में भी अपने राम की कल्पना जो है वो कर रहे हैं। धन्यवाद।